स्टूडेंट्स, अभी हम देखिए आज ठोस कचरा व्यवस्थापन के जो 7 नियम होते हैं वो 7 नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसे 7R कहा जाता है। 7R मतलब जो व्यवस्थापन के शब्द होते हैं ना, वो R से शुरू होते हैं। तो ऐसे 7 शब्द है जो R से शुरू होने वाले होते हैं, जिसे 7R कहा जाता है। सबसे पहला देखिए वह पुनः उपयोग। पुनः उपयोग मतलब जिसको देखिए हम बोलते हैं रीयूज़। इसको देखिए उपयोगी वस्तुएं व्यर्थ होने पर भी उनका अन्य जगह पर उचित उपयोग करना। मतलब जो कुछ ऐसे वस्तुएं होती है ना, व्यर्थ होने के बावजूद भी हम उसका क्या कर सकते हैं, उचित जगह पे उपयोग कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे पुनः उपयोग। फिर उसके बाद में देखिए वो उपयोग से इनकार करना। उपयोग से इनकार करना मतलब उसको रिफ्यूज़ करना। तो रिफ्यूज़ कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। रिफ्यूज़ मतलब जो प्लास्टिक्स और थर्माकोल, 2 मिनट स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट्स, सॉरी। देखिए दूसरा जो है उपयोग से इनकार, यानी जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूज़। यानी कि देखिए प्लास्टिक्स और थर्माकोल जैसे अविघटनशील पदार्थ से बनी वस्तु का उपयोग करने से इनकार करना। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो वस्तुएं प्लास्टिक्स और थर्माकोल से बनी होती है, जो अविघटनशील है मतलब जिसके ज़्यादा निपटारा, मतलब जो है निपटारा जल्दी से नहीं हो सकता है, ऐसे वस्तु का उपयोग करने से हमको क्या करना है, इनकार करना है, जिसे हम रिफ्यूज कहेंगे। फिर तीसरा है देखिए चक्रीकरण। चक्रीकरण को देखिए हम बोलेंगे रिसाइकल, ठीक है। तो रिसाइकल को देखिए क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ पर पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया करके उसे उपयुक्त पदार्थ बनाना। उदाहरण देखिए कागज, कांच का पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है। मतलब देखिए कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका काम होने के बावजूद भी उसके ऊपर पुनः चक्रीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, उसे नए पदार्थ बना सकते हैं, उसी से पदार्थ बना सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए पुनः विचार। पुनः विचार मतलब क्या होता है कि रीथिंक, कि दैनिक जीवन में देखिए वस्तु के उपयोग के बारे में अपनी आदतें, कृति तथा उनके परिणाम का पुनश्च नए दृष्टि से विचार करना। मतलब जो हम वस्तु उपयोग में करते हैं तो उसका उपयोग क्या होगा, उसकी हानि क्या होगी, वगैरह वगैरह, इस सब चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए कि वस्तु खरीदते समय उसका क्या फ़ायदा है, क्या उससे प्रदूषण हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब चीज़ उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखिए कम उपयोग करना, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस। देखिए संसाधन व्यर्थ न जाए इसलिए ऐसी वस्तु का उपयोग कम करना। पुरानी वस्तु का पुनः उपयोग कर लेना, अनेक व्यक्तियों को मिलकर एक वस्तु का उपयोग करना, और उपयोग में लाओ और फेंक दो ऐसी प्रकार की वस्तु का यूज़ टालना। मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली ऐसी वस्तु होती है ना, कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद में फेंक देते हैं, मतलब कुछ काम का नहीं होता। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो प्लास्टिक्स में सब्जी लेके आते हैं, तो उसके बाद में उसका कुछ उपयोग नहीं होता है। एक बार हमने ला लिया ना, उसके बाद में उसको हम फेंक देते हैं, बराबर ना, तो वो किसी काम का नहीं होता है। तो ये कम उपयोग करने वाला होता है, रिड्यूस वाला। फिर इसके बाद में देखिए संशोधन, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च। यानी कि वर्तमान में जो उपयोग से बाहर अपशिष्ट हुए पदार्थ फिर से उपयोग में कैसे लाए जा सकते हैं, इस विषय में अधिक संशोधन करना। मतलब जो अपशिष्ट हुए पदार्थ को, अपशिष्ट मतलब जो अनुपयोगी हो चुके, जिसको हमने फेंक दिया है, तो फिर से क्या उसके उपयोग में लाया जा सकता है, उसके बारे में आपको फिर से सोचना है। मतलब यानी कि संशोधन करना है। फिर 7वां देखिए नियमन और जन जागृति, मतलब रेगुलेट एंड द पब्लिक अवेयरनेस। कूड़ा व्यवस्थापन संबंधी कानून नियमों का स्वयं पालन करना तथा दूसरों को पालन के लिए प्रवृत्त करना।
ये सब आपको लोगों को बताना रहेगा। तो इस तरह के देखिए ऐसे ठोस कचरा के 7 नियम हैं यहाँ पर। देखिए वहाँ पे कुछ कृतियाँ दी गई है कि देखिए ठोस कचरा व्यवस्थापन में 3R मंत्र का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जैसे कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ऐसे 3R मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। रिड्यूस मतलब कूड़ा कम करना, यूज़ मतलब कूड़े का पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मीन्स कूड़े का पुनःचक्रीकरण करना। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे प्रदूषण कम हो सकता है और कचरा कम हो सकता है। जैसे देखिए चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थ के प्लास्टिक्स के आवरण रास्ते पर या खुली जगह पर न फेंककर योग्य कूड़ेदान में हमें डालना चाहिए। प्लास्टिक की थैली का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसे पर्याय स्वरूप कपड़े की थैलियाँ, पुरानी साड़ियाँ, चद्दरें, पर्दे, इनका उपयोग करके बनाई हुई थैली का हमें उपयोग करना चाहिए। तो ज़्यादा अधिक मात्रा में प्लास्टिक्स का प्रदूषण होगा नहीं, प्लास्टिक का कचरा बनेगा नहीं। फिर कागज़ के दोनों ओर लिखना, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट के पेपर का पुनश्च उपयोग करना। जो कागज़ होता है, कागज़ को हमें दोनों तरफ से लिखना चाहिए। फिर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह एट्सेट्रा कुछ और डिज़ाइनदार वस्तु बना सकती है, तो हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का उपयोग कम करना और अपने रुमाल का उपयोग करना। जो टिश्यू पेपर्स होते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर यूज़ करने की वजह से भी कचरा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो हमारा रुमाल होता है तो हमें उसको हम बहुत अधिक समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशा वाली बैटरी की जगह रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करना चाहिए। जो शीशा वाला बैटरी होता है ना, शीशा वाला बैटरी मतलब क्या होता है कि उसमें अम्ल होता है, एसिड होता है, जिससे कचरा निर्माण होता है और प्रदूषण फैल सकता है। 7वां देखिए ठोस कचरा व्यवस्थापन में देखिए स्वयं, परिवार और समाज को प्रोत्साहित करना, प्रबोधन करना और विविध उपक्रम चलाना, ये भी आपको वहाँ पे करना चाहिए। और सबसे लास्ट में देखिए यूज़ एंड थ्रो प्रकार की वस्तु का हमें उपयोग ही क्या करना चाहिए, बिल्कुल एकदम से टालना चाहिए, जो किसी काम का नहीं होता है और हमें वो करना भी नहीं चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे कि कूड़े के विघटन के लिए देखिए लगने वाला जो कालावधि है वहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे पदार्थ है और उसको मतलब विघटित होने के लिए, उसको नष्ट होने के लिए कितना समय लगता है वो बताया गया है। देखिए केले के छिलके की अगर हम बात करेंगे, देखिए 3 से उसको 4 हफ्ता लगता है नष्ट होने के लिए। कागज़ की थैली को 1 महीना लगता है, कपड़े की चिंदिया है तो 5 महीने, ऊनी मोजे को 1 साल, लकड़ी को 10 से 15 वर्ष, चमड़े के जूतों को 40 से 50 वर्ष, जस्ते का डिब्बा 50 से 100 वर्ष, एल्यूमिनियम का डिब्बा 200 से 250 वर्ष, विशिष्ट प्लास्टिक की थैली देखिए 10 लाख वर्ष, थर्माकोल कप अगर हम बोलेंगे तो अनंत काल। देखिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है प्लास्टिक्स और थर्माकोल, 10 साल वर्ष मतलब अनंत काल जो होता है ये बहुत होता है, मतलब उसका जो है निपटारा जल्दी से नहीं किया जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना हानिकारक हो सकता है। देखिए बीएमसी वाले आपके एरिया में वगैरह आते हैं तो देखिए कुछ अलग अलग प्रकार के ऐसे डब्बे लेके आते हैं, या तो रास्ते पे अगर आप देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के कलर के हिसाब से डब्बे वहाँ पे बनाए गए हैं। तो कौन सा कचरा कौन से में इसमें डालना होता है वो सब इसमें देखिए लिखा रहता है। जैसे कि ये वाला डब्बा देखिए, ये पेपर वाला मतलब है कचरा, एक ग्लास वाला कचरा, प्लास्टिक्स वाला कचरा और ये मेटल वाला कचरा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे गीला कूड़ा कचरा और सूखा कचरा। तो ये सभी मतलब एक सबको एक हमें नॉलेज देना चाहिए कि बड़े बूढ़े लोग मतलब छोटे बच्चे को मतलब वो सब हमें नॉलेज देना चाहिए कि कौन सा कचरा कहाँ पे डालना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, पर्यावरण दूषित ना हो। अब देखिए नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन। देखिए जैसे अपने आसपास बिजली गिरना, बाढ़ आना, आग लगना, ऐसी प्राकृतिक तथा दुर्घटना होना, बम विस्फोट होना, कारखानों में रासायनिक दुर्घटना होना, यात्रा और भीड़ वाली जगह पर भीड़ वाली भगदड़, दंगों जैसे मानव निर्मित आपदाएं होती रहती है। तो इनमें देखिए बड़े पैमाने पर जीवित या आर्थिक हानि भी हो सकती है। जो बम विस्फोट है, कारखानों के रासायनिक दुर्घटना, बाढ़ आना, बिजली गिरना, आग लगना, ये सभी जो क्या है प्राकृतिक घटनाएं होती है। दंगा है तो जैसे वो मानव निर्मित घटना है, तो ये सभी अचानक से आने वाली ये आपदाएं होती है, तो उसका प्रबंधन हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए उसमें
आपदा में कुछ लोग जख्मी होते हैं ना, तो जख्मी लोगों का उपचार हमें देखिए कैसे करना चाहिए, वहाँ पे बताया गया है कि देखिए प्रमुख रूप से देखिए वहाँ पे बताया गया है कि उसका जो उद्देश्य है, यानी कि जो हम प्रथमोपचार करते हैं, सब लोगों को जो मदद करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है। कि क्या उद्देश्य होता है, देखिए कि प्रथमोपचार का प्रमुख उद्देश्य होता है प्राण हानि टालना, मतलब किसी की जान जाने से बचाना, सेहत अधिक खराब होने से उसको रोकना तथा पुनः लाभ की प्रक्रिया की शुरुआत करना होता है। इसके लिए प्रथमोपचार या शीघ्रता से करने वाले उपाय कौन कौन से हैं, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला देखिए है श्वसन मार्ग। देखिए आपदाग्रस्त को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो सिर के नीचे और कीजिए या टुड्डी को ऊपर रखकर उठाइए, इसके कारण उसकी श्वसन नली क्या रहेगी, खुली रहेगी। तो ये सिर के नीचे की ओर उसको रखना है। सेकेंड है देखिए श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास अगर बंद हो गया तो आपदाग्रस्त को देखिए मुंह से हमें कृत्रिम सांस मतलब देनी चाहिए। रक्ताभिसरण तीसरा, आपदाग्रस्त बेहोश हो तो उस व्यक्ति को पहले देखिए 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देना चाहिए तथा बाद में छाती पर दोनों हथेली की सहायता से हाथ रखकर हृदय पर जोर से दाब देकर छोड़ने की प्रक्रिया लगभग 15 बार करना चाहिए, जिसे CPR भी कहा जाता है, यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिग्नेशंस। और आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में उसकी मदद हो सकती है। इस तरह की ऐसी 3 प्रक्रिया जो है आपको वहाँ पे करनी होगी, जिससे क्या होगा, एक प्रथमोपचार होगा, यानी कि उस व्यक्ति की हम लोग क्या कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। देखिए रक्तस्राव होगा तो क्या करना चाहिए। देखिए आपदाग्रस्त व्यक्ति को जख्म होने पर उसमें रक्तस्राव अगर हो रहा है तो उस जख्म पर देखिए निर्जंतुक आवरण रखकर अंगूठे या हथेली से 5 मिनट दबा के रखें, ताकि वो रक्तस्राव होगा नहीं, कुछ समय के बाद में वो बंद हो जाएगा। अस्थिभंग और कशेरुपा पर आघात होता है तो क्या करेंगे। यदि आपदाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो तो उस हड्डी के टूटे हुए भाग को निसंचालन करना आवश्यक होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के तख्ते के उपलब्ध हो तो उन्हें बांधकर निसंचलन करने के लिए उपयोग कीजिए। पीठ पर कशेरुका पर आघात हुआ तो ऐसे व्यक्ति को सख्त रुग्ण शिविपाक पर हमें रखना चाहिए, मतलब जो स्ट्रेचर होता है, एक खाट की तरह होता है, उसको कभी देखा होगा, पेशेंट को देखिए लोग उठा के लेके जाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। फिर देखिए जलना और झुलसना, ये क्या होता है, देखिए कि अगर आपदाग्रस्त को आगे लपेटे ने झुलसा दिया है तो उनके जले हुए और झुलसे हुए भागों को कम से कम 10 मिनट तक ठंडे पानी के धार के नीचे रखना क्या होता है, वहाँ पे फायदेमंद होगा। और देखिए आपदा प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि सुनियोजित संगठनात्मक कृति व समन्वयक द्वारा अगर कार्रवाई करने की कोशिश किया जाए तो उसमें निम्न बातों का समावेश हो सकता है, जैसे आपदाओं के कारण होने वाली हानि तथा खतरे को हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, परिस्थिति की समझ एवं सामना करने की क्षमता हम विकसित कर सकते हैं, आपदा निवारण करना तथा खतरे का स्वरूप तथा उसकी व्याप्ति को हमें जांच करना, आपदा का सामना करने हेतु हम पूर्व तैयारी कर सकते हैं, आपदा संकट के समय तत्काल कृति भी हम कर सकते हैं, और आपदाओं के कारण हुई हानि एवं उसकी तीव्रता का हम अनुमान वहाँ पर लगा सकते हैं, और बचाव एवं मदद कार्य भी हम वहाँ पे कर सकते हैं, और पुनर्वसन एवं पुनर्निर्माण का भी हम वहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया अगर हम करते हैं तो ये सब प्रथम उपचार होता है। जो आपदा होती है, आपदाओं से ऐसे लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये ऐसा प्रथम उपचार करना चाहिए जिससे लोगों की जान बच सकती है। देखिए जो रोगी होता है, रोगी का वहन देखिए हमें क्या करना चाहिए। और देखिए एक ऊपर जानकारी बताई गई है कि जैसे लचक आना, मोच आना, चमक आना, मुक्का मार, ऐसी परिस्थितियों में RICE की योजना का हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये RICE की योजना क्या है, देखिए कि सबसे पहला देखिए रेस्ट, आपदाग्रस्त को आरामदायक अवस्था में बिठाना चाहिए। आइस, आपदाग्रस्त की मार लगी हुई जगह पर हमें बर्फ़ की पोटली रखना चाहिए। कंप्रेशन, बर्फ़ की पोटली थोड़ी देर रखने के बाद उस भाग पर हल्के से मालिश करना चाहिए। और इलवेट, मार लगे हुए भाग को ऊपर ऊंचा उठकर हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। और जो रोगी होता है
उस रोगी का देखिए वहन हमें किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले देखिए झूला पद्धति। बच्चे तथा कम वजन के रोगी के लिए हम ये झूला पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। पीठ पर लेना, रोगी अगर होश में है तो हम उसको उपयुक्त पद्धति से पीठ पर लेके जा सकते हैं। मानवीय बैसाखी पद्धति, एक पैर पर जख्म मार लगी हो तो दूसरे पैर को कम से कम भार देना, ये झूला पद्धति मतलब बैसाखी पद्धति कर सकते हैं। खींचकर ले जाना है, उठाकर ले जाना, मतलब बेहोश रोगी को अगर थोड़ी देर दूर तक लेके जाना है तो हम उसे खींचकर या उठाकर लेके जा सकते हैं। चारों हाथों की बैठक में देखिए क्या होगा, जब रोगी को कमर के नीचे अंगों को आधार की आवश्यकता है तो ये चारों हाथ की बैठक की व्यवस्था हम कर सकते हैं। दो हाथों की बैठक कैसे कर सकते हैं, देखिए जो रोगी आधार के लिए स्वयं के हाथ का उपयोग नहीं कर सकते परंतु अपना शरीर को सीधा रख सकते हैं, ऐसे समय में दो हाथों की बैठक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो अग्निशामक दल के देखिए ऊपर उठाने की यह पद्धति होती है। और स्ट्रेचर, यानी कि देखिए आपदा काल में जल्दबाजी में हमेशा स्ट्रेचर मिलता है ऐसा नहीं होता है। ऐसे समय में उपयुक्त वस्तु में जैसे बांस का दरवाजा, कंबल, रग, चादर का उपयोग करके स्ट्रेचर बना के उस पेशेंट को तुरंत हमें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो इतना सब अगर हम करते हैं अच्छे से तो जो आपदा होती है उस आपदा का प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं। और फिर लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स कि आपदा काल में अन्य साधन क्या होना चाहिए, जैसे बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर लाने के लिए प्रशासन की ओर से नाव का उपयोग किया जाता है। शीघ्र मदद क्षण में लकड़ी के तख्ते, बांस की लकड़ी, उसी प्रकार हवा भरी हुई टायर की ट्यूब का हमें उपयोग करना उचित हो जाता है। इस तरह का उपयोग अगर हम करते हैं तो जो आपदा हो रही है उस आपदाओं से लोगों को हम लोग बचा सकते हैं। इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं। ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। स्वाध्याय के प्रश्न आपको वहाँ पे लिखने के लिए दिए जाएंगे।